इस वाले चैप्टर में से देख लीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा 6 अंक का इसमें से आने वाला है, ठीक है ना। ये काफी वेटेज है इसका, इस चैप्टर का, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, किन किन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे, पहला जो पॉइंट होगा हमारा, वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट से जो बने होते हैं, पहले डेफिनेशन ये हुआ करती थी कि कार्बन के हाइड्रेट से जो बने हुए होंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, पहले इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक होता है एल्डोज और कीटोज। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो, उनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड, और हमने पढ़ा एल्डोज, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होंगे उनको एल्डोज कहा जाएगा, और जिनमें कीटोन ग्रुप होंगे वो कीटोज कहलाएंगे, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से दो वर्गीकरण करेंगे इसका, एल्डोज और कीटोज, है ना। यहाँ हमारे पास दोनों ग्रुप आते हैं, जैसे ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, तो इनमें एल्डिहाइड्स ये कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देखेंगे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आएगा, एक जैसे ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया, इनको क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स। इनका जल अपघटन नहीं हो सकता है। यदि हम डाइसैकेराइड्स को देखेंगे, तो डाइसैकेराइड का जल अपघटन करके दो अणु क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड के मिल जाते हैं। ट्राइसैकेराइड्स उनको कहते हैं जिनमें क्या होगा, तीन जल अपघटन कर, यदि उनका जल अपघटन किया जाए तो तीन हमारे पास क्या होंगे, या मोनोसैकेराइड्स के अणु प्राप्त होंगे। और ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड, देखो ओलिगोसैकेराइड्स ये डाइसैकेराइड को ही कहा जाता है, ठीक है ना। ओलिगोसैकेराइड्स किसको कहते हैं, डाइसैकेराइड। तो हमारे पास डाइसैकेराइड्स होंगे जिनमें सुक्रोज होगा, सुक्रोज आप लोग जानते हैं, लैक्टोज होगा, माल्टोज होगा, ठीक है ना। और एक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड किसे कहेंगे बेटा, पॉलीसैकेराइड्स हम उनको कहते हैं कि जिनमें क्या होगा, यदि हम इनका जल अपघटन करते हैं इन पॉलीसैकेराइड्स का, तो बहुत सारे क्या होंगे, मोनोसैकेराइड्स के अणु हमें प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मैंने पॉली का मतलब बहुत सारे, है ना। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, है ना। इनका जब हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। तो इनके कुछ चीजें हैं बेटा, देखो क्या क्या चीजें पढ़नी हमने। एक तो इनका डी और एल विन्यास, यानी कि यहाँ पर हम प्रकाशिक समावता पढ़ेंगे। कौन सी समावता पढ़ेंगे, प्रकाशिक समावता। इनमें समावता पढ़ेंगे, डी ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी का मतलब यहाँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसका एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, बाई ओर, ठीक है ना। एक डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, जिनमें घड़ी की दिशा में यदि घूमता है तो उसको कहते हैं डी। और एल किसको कहा जाता है, जो लीवो रोटेटरी, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। इस प्रकार के विन्यास होंगे इनके, किसके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, ठीक है ना। ओलिगोसैकेराइड्स हो गया, इनके महत्व भी को जानेंगे। ये तो हमारे पास किसके हो गए, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन है बेटा। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, जैवाणु है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये है अमीनो अम्ल का प्रारंभिक जो हमारे पास परिचय होगा, उसको पढ़ेंगे कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ठीक है ना। पेप्टाइड, जो पेप्टाइड आबंध है वो क्या है, बॉन्ड जो बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। प्रोटीन्स की जो प्राथमिक संरचना किस प्रकार की होगी, द्वितीयक संरचना किस प्रकार होगी, तृतीयक संरचना किस प्रकार होगी, ठीक है ना। और चतुर्थ संरचना भी है, चतुर्थ संरचना, है ना। केवल गुणात्मक परिचय देना हमने। उसके बाद है प्रोटीन का विकृतीकरण, इसको विकृत कैसे किया जाता है, तोड़ा कैसे जाता है, मतलब इसका कुरूप कैसे बनाया जाता है ना। एंजाइम है, एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम पार्ट ये भी हमारे पास एंजाइम है ना। और लिपिड तथा हार्मोन्स, इनका वर्गीकरण और कार्य। दूसरा विटामिन देखेंगे, विटामिन का वर्गीकरण है और उसके कार्य क्या है। न्यूक्लिक अम्ल होता है बेटा, दो ही होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लियस में रहते हैं, जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, है ना। और न्यूक्लिक अम्ल हमारे पास दो होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, ठीक है। तो चलो इसमें थोड़ा देखते हैं, जैवाणु किसे कहते हैं पहले। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या है, किसे कहते होंगे बेटा। यदि हम बायोमोलिक्यूल को देखें तो बायोमोलिक्यूल है क्या, ठीक है ना। देखो बायोमोलिक्यूल की यदि सिंपल डेफिनेशन देखेंगे तो जैवाणु क्या है, वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवन के निर्माण निर्माण और उसकी वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, जैवाणु कहलाते हैं। यानी कि हमारे एक तो जीवन का निर्माण हो गया, वे कार्बनिक पदार्थ होंगे, ऐसे कार्बनिक पदार्थ। यहाँ दो हमारे शरीर में दो प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है ना। एक तो होते हैं कार्बनिक, ठीक है ना, और दूसरे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जैवाणु में हम क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थ का ही अध्ययन करेंगे।
जो कार्बन से बने हुए पदार्थ हैं उनका ही अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो जैव अणु में क्या होता है कि जैव अणु वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवन के निर्माण और उसकी वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। देखो, जीवन के निर्माण हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की बहुत जरूरत होती है ना। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करता है, वृद्धि भी करता है और मरम्मत का काम भी करता है, कौन? प्रोटीन, ठीक है ना। तो और तीसरा हमारे पास ये देखो, ये जो अणु होंगे ये क्या कहलाते हैं? हमारे पास जैव अणु कहलाते हैं। जैसे एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये जैव अणु है, प्रोटीन जैव अणु है, न्यूक्लिक अम्ल जैव अणु है, लिपिड क्या है? जैव अणु। तो ये क्या है? जैव अणु कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है ना, कि वह कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के निर्माण और उसकी वृद्धि तथा मरम्मत के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। और ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी, ठीक है। इसके आगे चलते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट। पहला हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? पहले पहले क्या हुआ था डेफिनेशन रूप में, उन्होंने कहा था कि कार्बन के जो हाइड्रेट होंगे, तो कार्बन के हाइड्रेट की डेफिनेशन इस प्रकार से दी गई थी कि CX, ठीक है ना, या जो भी CN जो भी है हमारे पास, है ना, और H2O की क्या होगा? H2O, और इसका होल N, ये X है ना। तो उन्होंने कहा ये वाली X ले लो इसको, या X इसको N ले लो, या Y ले लो, है ना। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, CX और H2 और Y। उन्होंने कहा कि कार्बन के जो हाइड्रेट अणु होंगे वो क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। पहली डेफिनेशन ऐसी हुआ करती थी, लेकिन हुआ क्या, समस्या कहाँ आई? जैसे एसिटिक एसिड है बेटा, देखो CH3COOH, है ना, और माना ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए तो सही बैठ गया, C12H12 सॉरी C6H12O6, है ना। अब इसमें देखो कार्बन 6 है, और यहाँ पर ये देखेंगे तो H2O लेते हैं और इसके भी 6 अणु करते हैं, कैसे? तो देखो 6 ही हो गया, और ये 6 मॉलिक्यूल। उन्होंने कहा कार्बन के हाइड्रेट, ये है कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, है ना, ये फ्रक्टोज के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, एसिटिक एसिड भी देखा गया। एसिटिक एसिड क्या है? C2 है, ठीक है ना, और H कितने होंगे? देखो H2O, और इसकी होल ट्वाइस आ गई। उन्होंने कहा ये भी तो कार्बोहाइड्रेट हो गए। इस हिसाब से देखो ना, कार्बन 2 है, एक दो कार्बन है, एक दो कार्बन आ गए, है ना, और हाइड्रोजन देखो 4 है, तो दो दो ने 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो उन्होंने कहा ये भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है ना। अब डेफिनेशन को सही, ये सब सही नहीं माना गया। उन्होंने कहा ये तो गलत डेफिनेशन हो रही, किसकी? कार्बोहाइड्रेट की गलत डेफिनेशन हो रही। इस टाइप से कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो कार्बोहाइड्रेट्स पहले शुरुआती दौर पर कार्बोहाइड्रेट को हम इस रूप में मानते थे कि कार्बन के जो हाइड्रेट होंगे वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या परिवर्तन है? अब परिवर्तन इस प्रकार से है, वो कहता है कि ऐसे प्रकाशिक सक्रिय हाइड्रोक्सी यौगिक, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक कैसे हैं? प्रकाशिक सक्रिय हैं बेटे, है ना, और पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक है जिनमें बहुत सारे क्या होंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, OH ग्रुप होंगे। ऐसे प्रकाशिक सक्रिय सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें आल्डिहाइड और कीटोनिक समूह उपस्थित हो, ये पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, प्रकाशिक सक्रिय है ना। यदि आप चाहो तो ये कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या हो सकती है? आप डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे हो सकता है। यदि यहाँ पर लिखेंगे हम कि पॉली, यहाँ पर क्या आएगा? प्रकाशिक सक्रिय। एक तो क्या है ये? प्रकाशिक सक्रिय, ठीक है ना। दूसरा क्या है? यदि हम प्रकाशिक सक्रिय हो गया, दूसरा नंबर क्या आएगा बेटे इसमें? ये कैसे है? दूसरा नंबर इसमें आएगा, ये है पॉलीहाइड्रोक्सी। कैसे है? पॉलीहाइड्रोक्सी है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, पॉलीहाइड्रोक्सी है, ठीक है ना। और इनमें क्या उपस्थित होता है? इनमें क्या होगा? इनमें हमारे पास क्या होगा? एक तो एल्डिहाइड होंगे, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। और दूसरा क्या होगा? कीटोनिक, कीटोनिक समूह, समूह। इनमें क्या होगा? इनमें जो है एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह, ठीक है ना, तो उनको हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कह सकते। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रकाशिक सक्रिय, ठीक है ना, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ये इनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। इनमें क्या होता है? इनमें जो है, जो एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये क्या हो जाएगी बेटा, नई डेफिनेशन जो मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की हुई है। ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है ना, उन्हें क्या कहा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक एक चीज को याद रखना, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे आप, पॉलीहाइड्रोक्स, जिसमें क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होता है। ठीक है ना, इसमें एल्डिहाइड भी होगा और कीटोन भी होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके थोड़ी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, इनसे मिलकर के बना होता है। ठीक है ना, और इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु परमाणु है उनका अनुपात क्या होता है, 2 अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1, इनके में क्या होगा, 2 तो क्या होंगे, हाइड्रोजन होगा और 1 क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये अनुपात होता है, यानी कि इसमें H2O जैसी कोई कहानी होती है ना, जिसके कारण इन्हें क्या कह सकते हैं, इन जिसके कारण इन्हें क्या कहते हैं, कार्बन के हाइड्रेट भी कहा जाता है। इनको कार्बन के हाइड्रेट कहा जा सकता है, लेकिन डेफिनेशन ये होगी, है ना, कह सकते हैं हम इनको कि कार्बन के हाइड्रेट है। ठीक है, तो जैसे ये देखो, पहला यदि उदाहरण देखेंगे, एक उदाहरण हमारे पास है C6H12O6, यानी कि C और यहाँ पर क्या आएगा, H2O की होल 6। ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा बेटा, देखो इसमें जो हमारे पास है C12H22 और O11। यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C क्या आएगा, 12 आएगा, और H2O देखो यहाँ पर H2O की कंडीशन क्या होगी, H2O, और इसमें कितने आ जाएंगे, 11। 11 आए कि नहीं है। ऐसे ही देखो यहाँ पर एक और भी है C6, ये रेफिनोज है बेटा, है ना, रेनोज है शायद, ना नहीं है, देखो C6 हो गया, और H2O को हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो देखो ये कार्बन के हाइड्रेट भी उदाहरण हो सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या है, कार्बन के हाइड्रेट है। ठीक है ना, उनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। आप समझ में आए, इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गए बेटा। इसकी डेफिनेशन, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, और कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है ना। उदाहरण के पास आपके पास ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये स्टार्च भी हो सकता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पहले है भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर यदि हम देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं शर्करा और एक होते हैं अशर्करा। शर्करा समझते हैं आप लोग, शर्करा क्या होते हैं बेटा, जनरल चीजें हैं। शर्करा क्या होते हैं, शर्करा, चीनी किसको कहेंगे, चीनी, सर चीनी। जो मीठे होते हैं, जो स्वाद में क्या होंगे, मीठे होंगे, शर्करा। और दूसरे कौन से वाले होंगे, अशर्करा। अशर्करा का मतलब क्या हुआ, जो मीठे नहीं होंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है ना, वो कौन से हो सकते हैं, जल के अणु, जल अपघटन के आधार पर। मैंने कहा था मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो जल अपघटन नहीं करते। ओलिगोसैकेराइड्स, जिसको हम डाइसैकेराइड्स कह सकते हैं। ये ओलिगोसैकेराइड भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक डाइसैकेराइड्स होते हैं और एक ट्राइसैकेराइड्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, है ना। डाइसैकेराइड्स उनको माना जाएगा जो जल अपघटन के बाद दो अणु देंगे, दो मोनोसैकेराइड के अणु देंगे। और ट्राइसैकेराइड्स किसे कहेंगे, जो जल अपघटन के बाद तीन अणु देंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो आएगा। और पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड क्या हो सकते हैं, जो क्या करेंगे, जल अपघटन पर बहुत सारे अणुओं को देते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो ये है बेटा, ये हमारे पास छोटा सा पार्ट था